Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Epirat Study Center. आज हम इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो सीरियसली प्रिपेयर हो रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखिए। तो देखिए, अगर इस एमसीक्यू का अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, इन व्हिच ईयर सिक्किम बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से देखिए, इनमें से कौन से ईयर में, कौन से साल में सिक्किम ने इंडिया का पार्ट बना। तो देखिए 1972, 1975, 1977, 1980। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। तो देखिए ये जो सिक्किम बना, सिक्किम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया जो बना, कब बना? May 16, 1975 को बना। और इनमें से जो 97% जो हम कहेंगे तो वोटर इनको मतलब वोट दिए, जो कि सिक्किम को एक स्टेट बनाने के लिए, समझ गए। और ये जो कौन से अगर कहेंगे तो इसका जो 1974, देखिए 1974 जो नेशनल असेंबली हुआ था, इस दौरान हम कहेंगे तो सिक्किम का अप्रूव हुआ था कि 1975 में एक स्टेट बनेगा, जो कि 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बनेगा, वो अप्रूव हुआ था, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ए मोनी बिल इज पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। देखिए जो मोनी बिल है, ये मोनी बिल पार्लियामेंट में तो इंट्रोड्यूस होता है, हम सबको पता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से होता है ये। तो इसका जो आपको ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली, समझ। अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होगा तो कोई भी अगर कहेंगे तो मनी बिल हो जाए, कोई भी बिल हो जाएगा, तो वो एक लॉ या हम कहेंगे तो अप्रूव नहीं होगा, समझ गए। अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होगा तो वो अप्रूव नहीं होगा, जो भी मनी बिल हो जाए या कुछ भी बिल हो जाए, समझ गए। और उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ले जाइए, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कोई भी बिल मनी बिल जो इंट्रोड्यूस नहीं होता, और वो जो मनी बिल कहाँ सिर्फ होता है? लोकसभा में, ये भी याद रखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया। जो 28th स्टेट है इंडिया का, वो कौन सा है? उत्तराखंड, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, समझ गए। तो देखिए जो हम कहेंगे तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तो इस एक्ट के दौरान जो झारखंड हमारे 28th स्टेट ऑफ इंडिया बना। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अपॉइंटेड बाय। पीएससी का जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंटेड करता कौन है? तो ऑप्शन आपके पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ने अपॉइंटेड करते हैं चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, समझ गए। तो देखिए इनका जो अभी हम कहेंगे तो सिंस 2019 से, जुलाई 2019 से अधिरंजन चौधरी जो है अभी का हेड है, समझ में आ गया। तो इसके पहले जो थे, इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, समझ गए। और ये जो अधिरंजन अभी जो हैं हेड हैं, वो आईएनसी का एक लीडर है जो कि लोकसभा में है, समझ गए ये बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल।
यस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो यूपीएससी जो इंडिया का है यूपीएससी, वो कौन से आर्टिकल में एस्टैब्लिश किया गया है, हम कहेंगे तो कौन से आर्टिकल में अभी है। तो ऑप्शन आपके पास देखिए, 122 आर्टिकल, आर्टिकल 178, आर्टिकल 272, आर्टिकल 350। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 350। समझ गए ये बात को? देखिए 315 से लेकर 323 तक जो है यूपीएससी का इंट्रोड्यूस किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। कौन से पार्ट में? पार्ट XIV। समझ गए ये बात को? जो कि पार्ट 14। ओके, अगर कहेंगे तो अकॉर्डिंगली एज पर आर्टिकल 350, इनमें से यूनियन लेवल में जो होता है, हम कहेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज फॉर्म इन द ईयर। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बुक ऑफ तैयार किया गया था। ऑप्शन आपके पास 1990, 1993, 1995, 1997। कहिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। कब? 12 अक्टूबर को ये किया गया था। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 12 में। समझिए क्यों? देखिए हर आदमी का, हम कहेंगे तो हर ह्यूमन बीइंग का एक राइट्स होता है। अगर ह्यूमन राइट का नेग्लिजेंसी होता है, नेग्लेक्ट होता है, तो कौन इसको हम कहेंगे तो प्रोटेक्ट देगा? कौन समझेगा? प्रोटेक्ट तो देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 है, वो देता है। लेकिन इसको समझेगा कौन? कहाँ पर हम जाकर कहें कि जो हमारे राइट्स है वो वायोलेटेड होता है, कि हमें अधिकार दिया नहीं जाता, तो हम कहाँ कहेंगे? तो वो है NH, हम कहेंगे तो समझ गए, NHRC। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो हम कहें पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना होता है? समझ के पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 10, 12, 22, 25। कहिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 22। समझ गए? और इसका जो राज्यसभा, हम कहेंगे तो राज्यसभा एक होता है और एक लोकसभा होता है, इनमें ही होता है ना सब कुछ। समझ गए? तो इनमें से बेसिकली होता है, लोकसभा में होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, बेसिकली हम देखें तो 22 सीट्स होता है, ये राइट है, हम पढ़ चुके हैं। और लोकसभा में होता है 15 और राज्यसभा में होता है 7। इसके ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 हो सकता है, 7 हो सकता है, सॉरी। ओके, जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका जो पर्पज क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रेवेन्यू होगा या एक्सपेंडिचर होगा किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पर ऑडिटिंग करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? यहाँ पर हम कहेंगे तो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, सॉरी, इस CAG का पहला जो ऑडिटर था वो कौन था? ऑप्शन आपके पास AK चंद्र, AK रॉय, S रंगनाथन, V नरहरि राव। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, V नरहरि राव। क्लियर? तो देखिए ये जो कौन से आर्टिकल में ये एस्टेब्लिश किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से आर्टिकल में?
148 आर्टिकल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वहाँ डील होता है, एस्टेब्लिश करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। और इसका जो जो कुछ भी हम कहेंगे तो हम कहेंगे तो इसका जो वर्क होता है, पावर होता है, वो बेसिकली आर्टिकल 148 से लेकर 150 तक इसका सब कुछ लेखा जोखा होता है। समझ में आ गया? ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर CAG का हम कहेंगे रिमूव करेंगे उसको, या रिमूवल कैसे हो सकता है, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो राज्यसभा और लोकसभा ये क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? हु इज़ द नॉमिनेटर फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? यहाँ पर जो आर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आर है। ओके, हु इज़ द नॉमिनेटर, हम कहेंगे तो CAG का नॉमिनेटर कौन होता है, कौन CAG को नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझिए, जो यहाँ पर देखिए ये जो रेसिडेंट है वो कहाँ है, ऑब्वियसली दिल्ली में है। समझिए, और नॉमिनेटर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अपॉइंटेड कौन करता है, ये बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, देखिए तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज, हम कहेंगे तो NHRC, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। NHRC क्या है, हम कहेंगे तो किसके लिए है, ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं, ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी। ये क्या है, ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी, जो हम कहते हैं कि एक ह्यूमन को क्या चाहिए, ऑब्वियसली राइट्स चाहिए। तो वो क्या है, एक पब्लिक बॉडी है, ऑटोनोमस छूट दिया गया है किसको, सिटीजन को, या हम कहेंगे तो पब्लिक को। नहीं, ये पब्लिक बॉडी है, तो कुछ भी ऐसा कुछ वायोलेटेड होता है या कुछ नेग्लिजेंसी होता है तो यहाँ आकर क्या करने के आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक है ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी। समझ गए? देखिए ये कब किया गया था एस्टेब्लिश, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट 12 अक्टूबर 1993 को किया था, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कौन से एक्ट में, PHR, ये भी इंपोर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ओके, और इसको हम कहेंगे तो अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2006 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। समझिए 2006 में अभी जो है हम कहेंगे तो अमेंडमेंट किया गया था। पहले तो ये एस्टेब्लिश कर दिए थे 1993 में, अब कुछ चेंज लाने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, कहेंगे तो हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2006 में। समझ के नेक्स्ट, हु कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए NHRC जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको याद में हम रखेंगे। ये क्या है, ये एक नेशनल है। क्या है ये, नेशनल है। समझिए, तो अगर नेशनल है तो ये इनका जो है हम कहेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है चेयरपर्सन। क्या है, चेयरपर्सन। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो हाई कोर्ट नहीं होगा। ये क्या है, ये समझ में आ गया, हाई कोर्ट नहीं होगा। नेशनल का अगर चेयरपर्सन है तो ओबियसली वो नेशनल का होगा। और NHRC का मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स का अगर वायोलेटेड होता है तो वो प्रोटेक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर प्रोटेक्शन करेगा तो लोकसभा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ और मेंबर ऑफ लोकसभा, या कहेंगे तो कोई भी लोकसभा का मेंबर, वो या लोकसभा भी कह ले, राज्यसभा, वो प्रोटेक्ट करता नहीं है। वो बिल बनाते हैं, वो लॉ बनाते हैं, वो सब कुछ बनाते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करने के वो उनका काम नहीं है। उनका काम क्या है, सुप्रीम को हम कहेंगे तो जुडिशियरी। ओके, तो यहाँ पर अगर नेशनल कह रहा है तो हाईकोर्ट ऑब्वियसली कट जाएगा, यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा ये भी कट जाएगा। तो हमें दो ही ऑप्शन बचा। क्या बचा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर चेयरपर्सन है तो जज होगा ही नहीं। चेयरपर्सन क्या हो सकता है, जज ही नहीं होगा। थोड़ा माइंड करना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, एक ही बचा। इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर A,
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। समझ गए ये बात को? ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर हम कहेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करता है ये क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंदिरा गांधी ही हो जाएगा। ये जो इमरजेंसी हुआ था ये 21 मंथ के लिए चला था, 21 मंथ तक चला था, फ्रॉम 1975 से लेकर 1977 तक। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। और ये क्यों किए थे? ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किए थे इमरजेंसी। और उससे पहले भी इमरजेंसी आया था। कब आया था? 1962 में चाइना वार के कारण, और 1977 उसके बाद आया था एक पाकिस्तान वार, उसके वजह से इमरजेंसी हुआ था। और ये बेसिक सी बात, वो आर्टिकल 352 में ये नेशनल इमरजेंसी आता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। Who was the only लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऐसा एक लोकसभा प्रार्थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, कौन है वो? ऑप्शन आपके पास बीबी गिरी, जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, एस राधाकृष्णन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। जब देखिए इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 1977 में जो रेड्डी थे वो एज ए कैंडिडेट ऑफ जनता पार्टी वो बन गए थे 6th स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन वो 3 मंथ तक वो रहे और उसके बाद बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 वाज अप्लाइड अंडर द आर्टिकल। बेसिक सी बात है, ये जो इमरजेंसी हुआ था वो नेशनल इमरजेंसी, हम कहेंगे तो स्टेट इमरजेंसी, स्टेट के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण हुआ था। तो अगर कहेंगे तो वो कौन से आर्टिकल में होता है? ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 352। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर। ये बेसिक सी बात वही कि जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कब हुआ था? वो हुआ था इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे 1975 में, वो डिक्लेयर किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1975। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे 1975 में फखरुद्दीन अली। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constitutional amendment has been declared as a mini revision of constitution? Yes, most important। कौन से amendment हम कहेंगे तो constitutional amendment में जिसको कहा जाता है मिनी रिविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहेंगे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। 42 amendment, 44 amendment, 52 amendment, 58 amendment। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो 42 अमेंडमेंट 1976 जो अमेंडमेंट किया गया था वो क्यों किया गया था? ये किया गया था सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्वेश्चन आता है। ये बेसिकली हम कहेंगे तो OSSTT में ये क्वेश्चन आया था। उड़ीसा का जो एग्ज़ाम है वहीं ये क्वेश्चन डाले थे। तो देखिए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पहले क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिर्फ था, यहाँ पर जो सेकुलर था वो नहीं था। समझ में आ गया? यहाँ पर हम कहेंगे तो सोशलिस्ट भी नहीं था। तो ये ऐड किए, इस ऐड करने के लिए 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए और यहाँ पे अमेंडमेंट किए। समझ में आ गया? और उसके साथ साथ पहले जो सिर्फ यहाँ था क्या, यूनिटी ऑफ नेशन सिर्फ था, इसको बदला गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना है। कौन सी अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1975।
1946 में। समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चंस। द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कौन से मिनिमम वेज जो था वो कौन से ईयर में पास्ड हुआ था? ऑप्शन आपके पास 1948, 1950, 1951, 1955। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1948। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में पास हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए जो लेबरर होते हैं या वर्कर होते हैं वो 8 आवर तक काम करते हैं, लेकिन अगर 8 आवर से ज़्यादा कौन आप लोगों को काम करा रहा है तो उसका उस टाइम का आप लोगों को पैसा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पैसा लेना चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो भी आसपास है या कोई किसी का पिताजी या कोई भी अगर वर्कर है तो उनको 8 आवर से ज़्यादा कोई काम करा नहीं सकता। अगर कराएगा तो उनसे पैसा लेना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द आर्टिकल्स कम अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इनमें से कौन कौन से आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं? ऑप्शन आपके पास आर्टिकल्स 25 से लेकर 28, आर्टिकल 30 से लेकर 33, आर्टिकल 35 से लेकर 37, आर्टिकल 44 से लेकर 47। तो देखिए ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ही है। तो यहाँ पर आर्टिकल हम कहेंगे तो ऑप्शन सी आर्टिकल 35 से लेकर 37 और आर्टिकल 44 से लेकर 47 ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 12 to 35 ही फंडामेंटल राइट है। तो इनमें से ऑप्शन ए हो गया और ऑप्शन बी इनमें से एक होगा। ओके, समझ गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ओके, 25 से लेकर 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 90। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्सेज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। देखिए ये जो आर्टिकल 44 है ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया हुआ है। किसके लिए ये हमें बताना है। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है सबके लिए, मतलब किसके लिए? वो रिलीजियस कम्युनिटी के लिए या कोई इथनिक ग्रुप्स हम कहें तो इलाइट ग्रुप इसके लिए, और वोमेन इसके लिए, या सिटीजन्स के लिए। तो देखिए तो इसका जो आंसर है सिटीजन के लिए। क्यों? देखिए अगर हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर देखिए कि पब्लिक लॉ जो होता है जिसको हम सामूहिक लॉ कहते हैं, उसके साथ साथ हम कहेंगे तो कोई मैरिज का हो गया, इनहेरिटेंस का हो गया, डिवोर्स देना है किसी को कुछ मतलब किसी को एडॉप्शन करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है, ये पब्लिक लॉ और इनमें से इनको डिस्टिंग्विश मतलब डिवाइड करने के लिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है जिसको हम कहते हैं UCC। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी के पर्सनल लाइफ के लिए है, पर्सनल लॉ के लिए है, पर्सनल राइट्स के लिए है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट एडिशनल जज फॉर द क्लियरेंस ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट। इनमें से किसके पास पावर है कि एडिशनल जज अपॉइंट करने के लिए? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनमें से ये तो रिपीट हो गया है,
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकता एक एडिशनल जज अपॉइंट करने के लिए। कोई भी ज़रूरी काम हो तो प्रेसिडेंट ही यहाँ पर एडिशनल जज जो ज़रूरी है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए जीएसटी का मतलब तो हम लोगों को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इनमें से कौन जो कि जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है? ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस चीफ सेक्रेटरी। तो कहिए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। समझ में आ गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं जीएसटी काउंसिल का। ये आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो राइट टू प्राइवेसी है इनमें से कौन से आर्टिकल में आता है? देखिए ऑप्शन ए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 47, डी आर्टिकल 37। देखिए ये क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। राइट टू प्राइवेसी, किसी के कुछ प्राइवेसी हो गया, कुछ हम कहेंगे तो फंडामेंटल राइट जो हम कहते हैं, किसी के अधिकार जो इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये कि हम प्राइवेसी मतलब कहीं स्पीच दे सकते हैं या कहीं बिजनेस कर सकते हैं, कहीं हम कहेंगे तो स्कूल जा सकते हैं, तो ये प्राइवेसी है हमारे यहाँ। इसका आंसर जो है आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। आर्टिकल 5 जो है वो किसके बारे में कहता है, किसके बारे में आर्टिकल 5 में लिखा गया है? ऑप्शन आपके पास, नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, ऑप्शन बी इंडियन सिटीजनशिप, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, डी अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप के बारे में अब आर्टिकल 5 में लिखा गया है। और आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत। और आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि कोई भी इंडिया का जो स्टेट है वो अलग नहीं रह सकता। और आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि कोई भी इंडिया का अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो अडॉप्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा स्टेट बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन यूनियन होके अलग नहीं रह सकता। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कैलकर कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर। कैलकर कमेटी जो है क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन आपके पास, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, प्रोडक्टिव परचेस पॉलिसी के लिए, परचेसिंग पावर पैरिटी के लिए, किसके लिए? कहिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैक्स रिफॉर्म्स। क्यों? टैक्स रिफॉर्म के लिए ये हम कहेंगे तो कमेटी बनाया गया था। और इसमें से देखिए ये जो PPP है, 3P है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये बनाया गया था। इसको इवैल्यूएट करने के लिए बनाया गया था। और इनका जो हम कहेंगे तो इनके हेड हम कहेंगे तो इनके जो हेड करते थे, ये लीड करते थे विजय केलकर। विजय केलकर के नाम से ये केलकर कमेटी इसका नाम दिया गया है। और ये देखिए जब 2015 यूनियन बजट ऑफ इंडिया जब इवैल्यूएट करने के लिए जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन?
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उसने कहे थे कि केलकर कमेटी को यूनियन बजट जो है इंडिया का इवैल्यूएट करने के लिए, तो इसके बजट मतलब या हम कहेंगे तो टैक्स रिफॉर्म नहीं, तो इसलिए ये किया गया था। कब किया गया था? तो 2005 का जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया इसको एवैल्यूएट करने के लिए ये किया गया था। और बेसिकली हम कहेंगे तो ये जो द कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन ऑफ जेटली टू जेटली 19 नवंबर 2015 में ये सबमिट किया गया था, जो भी रिकमेंडेशन आया था केलकर कमेटी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स फॉर सोशल रिजर्वेशन पॉलिसी टू द स्टेट वाज ब्रॉट बाय। देखिए, ये जो फास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल राइट का, क्यों? सोशल रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, रिजर्वेशन जो सोशली रिजर्वेशन करने के लिए, जो सामाजिक रिजर्वेशन करने के लिए एक पॉलिसी बनाया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए आपके पास, वीवी सुब्रमण्यम अय्यर, डॉक्टर मुथलक्ष्मी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? 10 मई 1951। कब किए थे? 10 मई 1951 को ये पहला अमेंडमेंट किया गया था। और कहेंगे तो ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन 18 जून 1951 में। इनेक्टेड मतलब इसको पहले तो 10 मई में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये हम कहेंगे तो कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए ये कहे थे। उसके बाद इनेक्टेड हुआ कब? पार्लियामेंट में 18 जून 1951 में हुआ था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया PESA एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। ये जो पैसा है ये कब बनाया गया था? ये बेसिकली इसमें देखिए तो पॉजिटिव एजुकेशन स्कूल एसोसिएशन, ये गलत में आ गया है, सॉरी फॉर दिस। तो देखिए, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया जो है वो कब किया गया था? 1994, 1996, 1997, 1999। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 1996 को जो एक्ट आया था शेड्यूल्स एरिया के लिए, जिसको कहा जाता है पेशा। समझ में आ गया? ये किसके बाद आया? भूरिया कमेटी जो है ये पहले रिकमेंडेशन किया कब? 1995 को। और उसके बाद जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया में ये आया था, इसके बाद ही आया था। इसका जो रूल था, देखिए जो भी लोग शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं उन लोगों को क्या करने के लिए, उन लोगों को कुछ सेल्फ रूल देने के लिए, मतलब जो अपने हिसाब से वो लोग रह सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाया गया, हम कहेंगे तो एक एक्ट बनाया गया कब? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन से पार्ट में लिखाया गया है? तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि कोई भी लैंग्वेज आप लोगों को मतलब कोई भी लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनमें से कौन से पार्ट में दिया गया है, इसको आप लोगों को पता करना है कि कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, जैसे कि हिंदी हो गया, नहीं इंग्लिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इनको कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? पार्ट XIV, तो ऑप्शन देखिए, पार्ट XIV, पार्ट XVI, पार्ट XIIV, पार्ट XVII। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट XVII। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बायकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम। इनमें से कितने स्टेट्स में जो है बायकैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम मौजूद है?
बायकैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम मतलब लेजिस्लेचर असेंबली 1, लेजिस्लेचर काउंसिल 2। तो 1 and 2, बाय मतलब 2। तो ये जो 2 है वो किन किन स्टेट्स में और कितने स्टेट्स में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो हर एक स्टेट में है, ये मौजूद है, लेकिन लेजिस्लेचर काउंसिल जो है वो कुछ स्टेट्स में मौजूद है, जो कि हम कहते हैं इनमें से कौन से बायकैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम मौजूद है, इनमें से कितने स्टेट्स में। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। जो 7 स्टेट्स है इनमें से देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश में ये मौजूद है 7 बायकैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम। समझिए, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इनमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए हैविंग बायकैमरा लेजिस्लेचर। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था। तो देखिए इनमें से मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में बायकैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम नहीं है। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उसके साथ साथ हमारे कहेंगे तो तेलंगाना, महाराष्ट्र में मौजूद, बिहार में, कर्नाटका में मौजूद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज प्रेजेंट इन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो PAC है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, कहाँ ये प्रेजेंट होता है? जो भी रिपोर्ट आएगा पब्लिक अकाउंट कमिटी का वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? देखिए ऑप्शन आपके पास, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर के पास, द प्रेसिडेंट के पास, द फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो कहिए इसका आंसर, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। तो लोकसभा में जो भी पब्लिक अकाउंट का रिपोर्ट है वो वहाँ प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर अपॉन अटेंडिंग द एज ऑफ, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कितने साल के बाद वो रिटायर होते हैं? 65 ईयर के बाद, 62 ईयर के बाद, 68 ईयर के बाद, 70 ईयर के बाद। कहिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 ईयर के बाद। 65 ईयर के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो रिटायर हो जाते हैं। ये भी आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 ईयर के बाद रिटायर होते हैं। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को और उसके साथ साथ जज को। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, वो वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस जो है पहले इंडिया का कौन बनी थी? पतंजलि शास्त्री, H.J. कनिया, SR दास, चांद महाजन। कहिए इसका आंसर क्या होने वाला है? कहिए आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H.J. कनिया। H.J. कनिया ने पहले फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस बने थे इंडिया का। ओके, और हम कहेंगे तो अब जो टोटल है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में है, और 48 चीफ जस्टिस कौन है? वो है नुथलापति वेंकटरमण। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये भी क्वेश्चन है। सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 19
1915 में ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, आप लोगों को याद रखना है। और जो के चीफ जस्टिस नथुलापति वेंकटरामन है, वो कब एंटर किए, कब चीफ जस्टिस बने, 24 अप्रैल 2021 में ये बन गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड, पहला जो सेशन है लोकसभा का वो कब बैठाया गया था? ऑप्शन आपके पास 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1952, 13 मई 1952 और 12 जनवरी 1953। तो कहिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 में 1952। तो पहले जो है वो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतने 13 में 1952 में ये पहले सेशन बैठाया गया था। और उनमें से कितने सीट्स थे लोकसभा में? वो पहले 489 थे, अभी है 552 अभी है, 543 जो है अभी मेंबर हैं। तो देखिए इनमें से पहले जो है वो टोटल एलिजिबल वोटर्स जो थे वो 17.3 करोड़ थे, 17.3 करोड़ जो है वो पहले वोट दिए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बन जाता है यहाँ पर, देखिए जो सेशन होता है लोकसभा का वो 3 सेशन होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी आप लोग को याद रखना है। 1 ईयर में 3 सेशन बैठाया जाता है लोकसभा का। वो पहला सेशन क्या होता है? वो होता है बजट सेशन, वो फरवरी से मई तक चलता है। और एक मानसून सेशन है वो जुलाई टू सितंबर चलता है। और विंटर सेशन जो है वो नवंबर टू मिड दिसंबर तक चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस मतलब ऑब्वियसली राज्यसभा, आप लोगों को पता होगा। तो इस राज्यसभा में जो है वो कितने सीट्स होते हैं ये आप लोगों को बताना है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर हाउस, जो कि लोकसभा में कितने हैं? अभी तो मैंने बता दिया था कितने हैं, 552 है, जो कि कहीं कहीं लिखा हुआ है 550 बोल के। ये थोड़ा मुझे डाउट है कि 550 ये नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चंस का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली दिया हुआ है 552। आप लोगों को 552 लिखना है, 550 जो है वो गलत है। और लोकसभा का जो सीट्स था वो पहले 500 ही था, अभी कितना है 552 है। और सीट्स कितने 543 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बड़े जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो इंडिया का कौन सा है? लद्दाख है, दिल्ली है, दमन एंड दीव है, या जम्मू एंड कश्मीर है? तो हम कहेंगे तो यूनियन टेरिटरी बोल रहा है, तो हमें इसका आंसर जवाब वही ऐसे ही देना है जो यूनियन टेरिटरी ही है। चलिए बताइए, इसका जो आंसर मैं आप लोगों को कह दे रहा हूँ, लद्दाख। क्या होगा इसका आंसर? लद्दाख ही हुआ। यहाँ पर देखिए, तो ये जो लद्दाख बनाया गया था, ये लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। किसके तहत? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाया गया था। और यहाँ हम कहेंगे तो लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लीस्ट पॉपुलेस्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो पहले स्पीकर थे लोकसभा का वो कौन थे? जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ द अबव। कहिए इसका आंसर, इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर जो थे पहले स्पीकर बने थे इंडिया का और लोकसभा का इंडिया में। तो इसको हम कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम कहते हैं हम दादा साहेब वॉज एन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ये कहते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चंस आता है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विस स्पीकर ऑफ लोकसभा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या होगा इसका आंसर? जो लोकसभा का जो स्पीकर थे वो
लंगेस्ट यहाँ पर काम किए थे लोकसभा में, वो ज़्यादा काम किए थे, मतलब बहुत ईयर तक काम किए थे, बहुत साल तक काम किए थे, वो कौन है? इसका आंसर क्या? जवाब दीजिए, आप लोगों को बताना होगा। सोमनाथ चटर्जी, PS संगमा, बलराम झाकर, KS हैच। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बलराम झाकर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 7th लोकसभा फ्रॉम फिरोजपुर इन 1980 और री इलेक्टेड टू द 8th लोकसभा फ्रॉम सीकर इन 1984। तो टोटली हम कहेंगे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है 2 बार बने थे। वो कब कब बने थे? 1982 लेकर 1989 तक ये 2 बार स्पीकर बने थे। ये जो कि लॉन्गेस्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है और इंडियन पार्लियामेंट हिस्ट्री में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी सेशन आर हेल्ड इन ईयर इन लोकसभा? मैंने तो अभी आंसर आप लोगों को बता दिया था। ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फरवरी टू मई जो है बजट सेशन बैठता है, जुलाई टू सितंबर मानसून सेशन बैठता है, नवंबर टू मिड दिसंबर जो है वो विंटर सेशन बैठता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहला जो इलेक्शन था वो कब किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1955? कहिए इसका आंसर, जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना ही होगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, कहिए। इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B 1951 में जो है पहले जनरल इलेक्शन हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बने थे। समझ में आ गया? तो देखिए, जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला था। और ये पहला जो है इलेक्शन है इंडिया का आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ अगस्त 1947। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सब लोगों को? तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिए और आपके जो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कृपया आप लोगों को अनुरोध है कि अंत तक देखिए वीडियो, एटलीस्ट पता चले कि ये जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। हर एक क्वेश्चंस ऑप्शन का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्यों होगा या नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों को जुड़े रहना है हमारे चैनल पर। तो रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। Which rivers bank did the people live along in the ancient time? देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि CTD के लिए आप लोगों के बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो इसको हल्के में मत लीजिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपके पास, गंगा, नर्मदा, सतलुज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन B, नर्मदा। समझ गए? तो इसका मैं हिंदी भी किया हूँ। हिंदी जो क्वेश्चन है, अब देखिए, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? ये तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन B नर्मदा होगा। देखिए अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो नर्मदा है कहाँ, तो इसके देखिए आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो नर्मदा है जो अमरकंटक से ये निकला हुआ है, अमरकंटक रेंज से। और ये कहाँ है अमरकंटक रेंज? ये मध्य प्रदेश में है। समझ गए? तो नेक्स्ट जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, on which rivers bank were the cities developed about 2500 years ago? तो देखिए इसका हम हिंदी क्वेश्चंस देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर नर्मदा होगा, नहीं, इसका आंसर नर्मदा नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो इसका जो एंशिएंट सिटी था वो था वाराणसी था। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द इरानियंस एंड द ग्रीक्स कम? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो इरानियंस एंड ग्रीक आए थे ये कौन से साइड से आए थे? जैसे कि ऑप्शन आपके पास नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ। तो देखिए ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। समझ गए? तो इसका अगर हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, ईरानी और जो यूनानी कहाँ से आए थे ये लोग? ये ऑब्वियसली उत्तर पश्चिम से आए थे। हाउ डिड मर्चेंट्स ट्रैवल? तो अगर इसका हम हिंदी क्वेश्चंस देखेंगे, व्यापारियों ने कैसे यात्रा की? तो देखिए ये जो व्यापारियों थे, ये अगर हम कहेंगे मर्चेंट्स, ये यात्रा कैसे करते थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिख पा रहे होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। समझ गए? तो ये जो मर्चेंट्स थे, ये मर्चेंट्स कारावंस एंड शिप्स के साथ ये लोग ट्रैवल करते थे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड? तो इसका अगर हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह के लोगों को अपना भोजन कैसे मिला? तो देखिए अगर हम कहेंगे कि अंडमान आइलैंड के जो लोग थे वो खाना कैसे खाते थे, या उनको जो उनका जो खाना था वो कैसे मिलता था? बाय फिशिंग, बाय हंटिंग, बाय कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। या हम हिंदी ऑप्शन देखेंगे, मछली पकड़ने से, शिकार करके, वन उत्पादों को इकट्ठा करके, या ये सभी। ऑब्वियसली जो अंडमान आइलैंड के जो लोग थे वो बेसिकली फिशिंग करके भी खाते थे, हंटिंग करके भी खाते थे, और कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट जो भी होगा फॉरेस्ट में उसको कलेक्ट करके वो लोग खाते थे। तो इसका अगर हम आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम अगर कहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? अगर हम इसका हिंदी देखेंगे, कृषि की शुरुआत कब हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8000 ईयर एगो। तो देखिए क्यों? तो देखिए इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो स्टोन एज को हम 3 डिस्टिंक्ट पीरियड से डिवाइड किए हैं हम। तो फर्स्ट जो है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन भी कहते हैं, और दूसरा क्या है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और तीसरा जो है न्यूलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। समझ गए? तो इसमें से देखिए, इसमें से जो है पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था, ये जो 30,000 से लेकर 10,000 BC बिफोर क्रिस्ट एरा, इसमें से जो
मतलब कहेंगे ये जो हंटर गैदर्स थे, ये लोग बेसिकली क्या करते थे, एग्रीकल्चर का पता उन लोगों का नहीं था। ये लोग क्या करते थे, मतलब हंटर करके खाते थे किसी को मतलब एनिमल्स को, समझ गए ना। लेकिन जब हम कहेंगे 10,000 के बाद वो लोग क्या करने लगे, वो लोग बेसिकली उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे उनका जो माइंड वो कन्वर्ट होने लगा, समझ गए। और उस टाइम में उन लोगों को पता चल गया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, समझ गए। बेसिकली हम देखेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट भी वो चेंज हुआ था उस समय। तो धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर का उन लोगों का पता हो गया, इन लोगों को एग्रीकल्चर भी हो सकता है, समझ गए ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। इन व्हाट वेज वॉज द एंशियंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स वी यूज। देखिए अगर हम इसका हिंदी का देखेंगे, प्राचीन सिक्का हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न था। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इसका जो हम देखेंगे, अब हम जो कॉइन यूज कर रहे हैं उससे कौन सा जो डिफरेंस है, मेड ऑफ स्टोन इसका डिफरेंस था। जो हम देखेंगे तो ये पहले स्टोन से बना हुआ था, और बेक्ड क्ले, ये जो बेक्ड क्ले होता है वो क्ले से बना हुआ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कॉइन्स बोलते थे पहले एंशियंट के टाइम में। इसको याद रखना है, एंशियंट के टाइम में। और दूसरा क्या है, बोन से, हड्डियों से बना हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम आंसर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ये जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, देखिए ये जो एंशियंट कॉइन था, ये बेसिकली तीनों फॉर्म से बना हुआ था। स्टोन से भी बना हुआ था, क्ले से भी बना हुआ था, और हड्डियों से भी, बोन से भी बना हुआ था, समझिए मेरे बात को। तो देखिए क्यों डिफरेंस है इसका भी हम एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दे दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, द एंशियंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। समझिए पहले जो हम कहेंगे एंशियंट कॉइन है, वो इसमें से जो मेटल्स है, कॉपर से भी बना हुआ था, सिल्वर से बनाया हुआ था, गोल्ड से बनाया हुआ था। लेकिन ये हम अगर मॉडर्न कॉइन्स देखेंगे तो ये बेसिकली किससे बना हुआ था, मेड ऑफ स्टील। कैसे बना हुआ, मतलब कैसे अब मॉडर्न कॉइन्स है, ये है स्टील से ये बनाया हुआ है, समझ के ये बात को। नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वो कौन सा, मतलब हम कहेंगे तो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता ही होगा, मैं पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये क्या है, साउथ है, ऊपर का पार्ट क्या है, नॉर्थ है, तो ये ईस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हम कहेंगे तो इस एरिया में कौन से हिल है, इसको आप लोगों को बताना है, समझिए मेरे बात को। चलिए तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग हिंदी का भी आप लोग देख लीजिए, उससे पहले नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स। ये गारो हिल्स है कहाँ, मेघालय में। समझ गए मेरे बात को, ओके ठीक है। तो विंध्या हिल है कहाँ, ये भी याद रखना है। विंध्या हिल है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर। ये आप लोगों को ये तीनों जो है, ये दो जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये कहाँ है, ये बेसिकली मेघालय में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स
द अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a रूलर नेम. देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को. हाँ सॉरी, तो हिंदी का हम अगर पढ़ेंगे, यह शिलालेख लगभग 2250 साल पहले का है, यह हमें पता है. और कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में जो है ये पाया गया है. जो यह नाम के एक शासक के आदेश पर लिखा गया था. ये जो हम कहेंगे कंधार, ये कंधार किस शासक ने कहा था ये लिखो कहकर, किसने कहा था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है. इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, अशोक या अशोका, जो भी हम बोल लेंगे, अजातशत्रु, बिंबिसार. तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन, कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन, इसको लिखने के लिए अशोक फोर्स किए थे. और हम अगर अशोक के बारे में और ज़्यादा पता करेंगे तो वो कौन से एम्पायर के थे, वो मौर्यन एम्पायर के थे. और उनका जो टाइमलाइन था 269 से लेकर 233 BCE तक था. और 261 में वो कलिंग वार किए थे, ये भी याद रखना है 261 में. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. गंगा का इसमें से कौन सा ट्रिब्यूटरीज नहीं है? गोमती, सतलज, घाघरा, गंडक. तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, ये जो सतलज है ये सतलज नहीं है. सतलज जो है वो इंदस रिवर का वो ट्रिब्यूटरीज है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. तो हिंदी भी आप लोग देख सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आर कॉल्ड द इंडिया हिंदोस और इंदोस. जो हम कहेंगे इंदस को किसने बेसिकली इंदोस कहते थे. जो इंडिया का जो इंदस वैली सिविलाइजेशन, या हम कहेंगे इंदस रिवर को किसने जो है वो इंदस और इंदोस कहते थे. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग देखिए पहले कर चुके हैं इसका आंसर. ईरानियंस एंड ग्रीक्स, ये जो मार्चेंट थे ये पहले आ चुके थे. इन लोगों ने क्या हुआ, क्या कहते थे इन लोग, ये कहते थे इंदस को हिंदस और इंदोस. समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी का, द प्लेस पर राइस वॉज फास्ट ग्रोन. वो स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था या उगाए जाते थे. देखिए इसका आंसर क्या होगा? किरथर, गारो हिल्स, सुलेमन, विंध्याचल हिल्स. तो आंसर फटाफट दीजिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ. ये जो विंध्याचल वो मध्य प्रदेश में है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, समझिए. और गारो हिल्स और किरथर हिल्स जो है ये वीट और बर्ली के लिए ये फेमस था. पहले ये वहाँ जो वीट और बर्ली किया गया था. इसको भी आप लोगों को याद रखना है, समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड डेक्स इन संस्कृत. देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हम जो इंदस रिवर है या इंदस सिविलाइजेशन जो भी हम कह लें, ये बेसिकली इंडिया के लोग या हम पाकिस्तान के लोग या हम बोल देते हैं इंदस, नहीं क्या? लेकिन इसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं, इंडिका बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं या इंदिरा बोलते हैं. देखिए भारत शब्द सिंध से आया है, ये हमें पता है. जिसे संस्कृत में डेक्स कहा जाता है.
भारती, इंडिका, सिंधु, इंदिरा। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु। क्या होगा इसका आंसर? सिंधु होगा। सिंधु वैली जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पर देखिए मॉडर्न सिंध पाकिस्तान जो कि इंदस रिवर वहीं गुजरता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लेस वर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन लोकेटेड। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो राइस पहले कहाँ हुआ था? विंध्यास हिल में हुआ था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो विंध्यास हिल है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फास्ट जो है वो कहाँ राइज किया गया था। समझिए मेरे बात को। अगर कहेगा कि भारत में पहले राइस कहाँ किया गया था या कहीं कहाँ जो राइस उगाया गया था, अगर हम कहेंगे इंडिया में तो वो आंसर क्या हो जाएगा? विंध्यास हिल में हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा इंडिया का नहीं देगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यंग रिवर। यंग रिवर जो है या कहेंगे यंग्स रिवर वैली में जो पहले किया गया था राइस। ये है कहाँ? ये बेसिकली चाइना में है। समझिए मेरे बात को। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंधर इज प्रेजेंट इन। जो कंधर है वो कहाँ है? कंधर जो है वह पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ है। ऑब्वियसली नहीं, किसने किया था? ये अशोका जो रॉक इंस्ट्रूमेंट बनाया था फोर्स करके। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम वॉज यूज्ड फॉर द पीपुल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। देखिए पहले जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको क्या हम पहले कहते थे। ओके, जो कि उसके बाद हम उस कंट्री को हम अभी यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्या? भारत। भारत को पहले भारत कहते थे। पहले जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं वो कहते थे भारत। अभी क्या हो गया? भारत। समझिए, अभी हो गया भारत। समझिए। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट MCQ था ये क्लास 6 का, या हम कह लें तो CTT का ये MCQ था। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है या आ गया तो कृपया शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।